हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पावर्ड बाय स्टडी आईक्यू। मैं डॉक्टर गौरव गर्ग आपको इस वीडियो में कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं और वो गाइडेंस है आरआरबी पीओ इंटरव्यू के बारे में। आरआरबी पीओ 2023 अब इंटरव्यू बस कुछ ही दिनों दूर है। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अपनी पहली जॉब सिक्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है और एक स्टेपिंग स्टोन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आरआरबी पीओ ही इसी में आपको रहना है, लेकिन आप सोचिए अगर आपके पास एक जॉब सिक्योर हो गई तो आने वाले एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आप कितने फ्री माइंड से एग्जाम दे सकते हैं। पिछले साल 200 से ज़्यादा सिलेक्शन मेरे आरआरबी पीओ में थे, फाइनल सिलेक्शन, और मैं जानता हूं कि उन ज़्यादातर बच्चों ने बाद में जाके एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ क्लियर किया था। उसका एक रीज़न ये होता है, जब एक वो स्ट्रेस चला जाता है तो आप एकदम फ्री माइंड से तैयारी करते हैं और वो एक सबसे अच्छी सिचुएशन होती है लाइफ में, जब आप एक फ्री माइंड से बिना किसी स्ट्रेस के तैयारी कर सकें। और ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कम समय है। तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए पूरा डिटेल में गाइड करूंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपने मेंस क्लियर कर लिया है तो डेफिनेटली आपको ये तो पता है कि पढ़ना कैसे है, लेकिन क्या पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा वीडियो आरआरबी पीओ 2023 का इंटरव्यू के लिए स्पेशल। तो इंटरव्यू में जो प्रिपरेशन एरियाज हैं उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, डोमेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या आ सकते हैं, एग्रीकल्चर पे, नाबार्ड पे, आरआरबी रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट में क्या क्या आ सकता है। तो ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन से। बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन, ये तो स्टार्ट ही इंटरव्यू इससे होता है। सबसे पहले आप जब अपना इंट्रो देते हैं, आप अपने बारे में बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से हैं तो लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो लोकेशन न्यूज़ में है खास तौर पे तो उस पर डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब कई लोकेशन ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। मान लीजिए आप हैदराबाद से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैदराबाद में अभी रिसेंटली क्या हुआ है। आप मुंबई से हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए वहाँ क्या हुआ है। और कुछ लोकेशन ऐसे हैं जो उतने ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते, उतने वहाँ के उतने करंट अफेयर नहीं होते। मान लीजिए आप यूपी में हैं, मुरादाबाद से हैं, तो बहुत ज़्यादा वो कोई ऐसी करंट घटनाएं वहाँ पे नहीं हो रही हैं वो, लेकिन उसमें फिर क्या आएंगे क्वेश्चन। उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं आपके एरिया में जो लीड बैंक है वो कौन सा है, आपके एरिया में बैंकिंग की क्या स्थिति है। राइट, मुरादाबाद के बारे में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए, इसका नाम मुरादाबाद क्यों रखा है, यहाँ पे क्या फेमस है। तो जैसे पीतल के बर्तन हैं आप वो बता सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपका जो लोकेशन है उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। जैसे ही आप बताएंगे आप यहाँ से हैं तो वो एक क्यूरियोसिटी एग्जामिनर के माइंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको लेकर आएगी। और ऐसा देखा गया है कि लोकेशन बेस्ड तो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, फिर अगर आप बताएंगे कि आप फॉर एग्जांपल कि बायोडेटा में आप कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग हैं, मान लीजिए आप किसी प्राइवेट जॉब में वर्किंग हैं, तो फिर इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी जॉब है आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर में मूव क्यों करना चाहते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आरआरबी की जो जॉब है ये किस तरह से आपके एस्पिरेशंस को पूरा करती है, बैंकिंग आपको क्यों इतनी एक्साइटिंग लगती है। राइट, या आपकी जो ऑलरेडी एजुकेशन है वो बैंकिंग में कैसे आपको लगता है कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री फिट है या उसमें हेल्प कर सकती है। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। राइट, यहाँ पे आपकी जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंट्री करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसअप, ये सब अच्छा होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि अगर लड़की हैं खास तौर पे कि वेस्टर्न कपड़े जो हैं उनको अवॉइड करिए, क्योंकि आप एक आरआरबी के इंटरव्यू में जा रही हैं तो आपको रूरल सेटिंग में काम करना है। तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप इंडियन ही वेयर करें। राइट, तो बायोडेटा क्वेश्चन में और भी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपकी फैमिली के बारे में मान लीजिए कुछ इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए आपने कहा कि आपके फादर भी बैंकिंग में है, तो उस पर 2-4 सवाल आ सकते हैं कि आपके फादर जो हैं वो क्या करते हैं। जब या आपने मान लीजिए अबाउट मी में बता दिया, या जब उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसमें आपने अपने फादर के बारे में जब बताया तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। मान लीजिए आपके फादर बिजनेस करते हैं तो भाई क्या बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। राइट,
वहाँ से फिर कुछ जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि आपके फादर एक एमएसएमई में काम करते हैं, तो एमएसएमई पे क्वेश्चन फिर आ सकता है, एमएसएमई की कोई योजना। तो इस तरह से सबसे पहले आपको अपना जो बायोडेटा आपने फिल किया है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि, और उसमें खुद ही आपको देखना है कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको एक एग्जामिनर या जो इंटरव्यू ले रहा है उसके शूज़ में जाना है, अपने आप को उसकी जगह रखना है और अपने बायोडेटा को अच्छे से जो है आप स्कैन करिए। ठीक है, तो ये होते हैं बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन। जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट ही इससे होता है, पर्सनल क्वेश्चन से। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, जो पर्सनल क्वेश्चन जब खत्म होंगे तो उसके बाद डोमेन नॉलेज। आपसे देखिए एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछेगा बैठते ही कि चलो ये बताओ भारत में कितने आरआरबी हैं। ये सब नहीं आता, इस तरह से नहीं होता। एक इंटरव्यू का एक तरीका होता है जिसमें पहले आपकी चर्चा होती है, आपके परिवार की चर्चा होती है। आपके परिवार में अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो उस पर सवाल हो सकते हैं। आपकी जो हॉबीज हैं, राइट, पर्सनल जो आपका जब जो बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपकी कोई हॉबी इंटरेस्टिंग है तो उस पर कुछ सवाल हो सकते हैं। अगर आपकी हॉबी से रिलेटेड कुछ करंट में हुआ है तो उस पर जो है सवाल हो सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी हॉबीज में मूवीज कहा, तो लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, और अगर उस मूवी पे कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसा, तो उस पर डेफिनेटली सवाल जो है वो हो सकते हैं। आपने ट्रैवल लिखा तो भाई आपने पिछली बार ट्रैवल कहाँ किया था, और जहां फिर ट्रैवल किया उसके बारे में सवाल हो सकते हैं। तो ये सब पर्सनल क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन। अब ये डोमेन नॉलेज क्या होता है? डोमेन नॉलेज ये होता है कि आपने जो पढ़ाई की है, मान लीजिए आपने बीकॉम की है, तो फिर आपसे बैलेंस शीट वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, एसेट्स में क्या आता है, लाइबिलिटीज में क्या आता है, राइट, बीकॉम में जो आपने पढ़ा है। इसी तरह से आप अगर इंजीनियर हैं, आपने बीटेक किया है, तो उसकी जो डोमेन, देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपसे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप, मैंने ये देखा है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बैलेंस शीट या जो बेसिक आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जो बैंकिंग में भी यूज होगा, उस पर ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप एक बीटेक के पर्सन हैं तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं कि इंजीनियरिंग का लाभ बैंकिंग में आप कैसे दे सकते हैं। ये सारे बहुत ही आम क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा वो आपने जो आंसर है ना उसको जनरल रखिए। जनरल इन द सेंस, अगर आप मान लीजिए इंजीनियर के पर्सन हैं, देखिए बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सबके लिए है, सबको लोन चाहिए, भारत का हर व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ा है। तो कभी भी आप अपनी डिग्री के बारे में डिफेंसिव मत होइए, राइट। आप किसी भी चीज़ की नॉलेज अगर आपको है, आपने मान लीजिए बीए किया है, आपने बीएससी किया है, आपने बीकॉम किया है, तो सबका जो है बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण रोल है। आप हर चीज़ को बैंकिंग से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने बीएससी भी किया है, आपने मान लीजिए बीएससी किया है, लेट्स से ज्योग्राफी में किया है, राइट, तो आप एग्रीकल्चर के बारे में आपने अच्छा पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने भूमि, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, ये सब पढ़ा होगा। तो जब आप डेफिनेटली बैंक में जाके किसानों से बात करेंगे तो आपको उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। इस तरह से आप जोड़िए अपनी नॉलेज को, राइट। एक इंजीनियर जो होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन का ही क्यों ना हो, राइट, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग के प्रोफेशन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं। मान लीजिए आप आईटी इंजीनियर है तो बड़ा आसान है ये आंसर करना कि बैंकिंग अब डिजिटल हो रही है, मुझे कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज है, वो है। लेकिन देखिए जितने भी इंजीनियर हैं सबको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग अपने आप में ही एक डिजिटल फील्ड है, राइट, आज के टाइम में। तो आप ये बोल सकते हैं कि बैंकिंग में अब चैटबॉट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है। अभी हमने देखा कि सीबीडीसी वगैरह जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत आ रहा है। तो ऐसे में एक इंजीनियरिंग में जो आपका रिगर रहा है, जिससे आपने पढ़ाई की है और जो जो सीखा है, आप सीधे सीधे बैंकिंग में उसका महत्व देखते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी अट्रैक्टिव क्यों है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि सरकारी जो बैंक है वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, एनपीएज कम हो रहे हैं, बैंकिंग जो है अब लोग, आम आदमी जुड़ने लगा है। पहले जो लोग एनबीएफसी से लोन लेते थे अब वो बैंक से लोन लेने लगे हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं, कुछ बैंक्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं, उससे आपका आंसर और अच्छा लगेगा। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसमें कितना अच्छा क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पिछले 3-4 साल से वो लगातार नंबर 1 है लोन ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ या डिपॉजिट ग्रोथ में। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्टिव बनाती हैं इस सेक्टर को। इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ है। ये सेक्टर जो है एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप एक बिल्कुल पीओ लेवल से चेयरमैन तक जा सकते हैं। ऐसे बहुत कम सेक्टर होते हैं जिसमें आप एक एंट्री लेवल पे स्टार्ट करते हैं, या एक मतलब पीओ एग्जैक्टली एक बिल्कुल एंट्री लेवल तो नहीं है क्योंकि पीओ के नीचे क्लर्क भी होता है, लेकिन पीओ भी एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई लेवल है। आप एक असिस्टेंट मैनेजर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप कर्मठ हैं तो फिर आप चेयरमैन पद तक जा सकते हैं। तो आप अपनी जो भी डोमेन नॉलेज है एक बार उसको
थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत डीप जाना है आपको, लेकिन और कभी भी ये नहीं सोचना है आपको कि मेरी जो डोमेन नॉलेज है वो बैंकिंग में कैसे यूजफुल रहेगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक लड़की थी जो आर्किटेक्ट का कोर्स किया हुआ था उसने, और तो आप उसमें बोल सकते हैं कि मैं जो है आर्किटेक्ट के फील्ड में बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं देखती, मैं बैंकिंग क्षेत्र में ही देखती हूँ। उसमें कोई बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि आपका आंसर नेगेटिव जाएगा, और कभी भी ना आपको ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन इस एक क्वेश्चन के बेस पे ही होगा या इस एक क्वेश्चन के बेस पे नहीं होगा। अगर आप एक नॉर्मल सा आंसर भी देते हैं जो एक नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, तो भी इट इज़ ओके। देखिए, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सही और गलत कुछ नहीं होता। ये आपकी कैरियर चॉइस है कि आप बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसमें कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आपकी चॉइस गलत है, राइट। हाँ, आपसे आपने कुछ सोचा होगा। इवन अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा गया, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बार एक पर्सन है, वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड फील्ड से था, राइट, और वो बैंकिंग में आना चाहता था। तो उससे पूछा कि भाई आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। अब कोई भी रीज़न ऐसा नहीं था कि वो ये जस्टिफाई कर सकता था कि उसकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो उसने की थी वो बैंकिंग में हेल्प करेगी। बहुत ही डिफरेंट उसका प्रोफेशन था। लेकिन फिर उसने कहा कि सर, मैं मेरे पास अपना जो प्रोफेशन है उसमें कुछ ज़्यादा मुझे स्कोप नज़र नहीं आता। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो फिर डिफरेंट सेक्टर्स मैंने स्टडी किए, और जब मैंने डिफरेंट सेक्टर स्टडी किए तो फिर मैंने देखा कि एक बैंकिंग बहुत अच्छा सेक्टर है, मेरी इसमें इंटरेस्ट जागने लगा, मैं इसके बारे में अखबार में पढ़ने लगा, वहाँ से मेरी रुचि आई, विच इज़ एन एक्सेप्टेबल आंसर। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप पहले से ही सोच के बैठे हो या ग्रेजुएशन के समय ही आपके दिमाग में आ गया हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि नहीं, ग्रेजुएशन में तो जो हमने सब्जेक्ट पढ़े उसमें अब हम करियर नहीं देखते, किसी भी वजह से हमें वो रुचिकर नहीं लगते, इंटरेस्ट हमारा नहीं है। तो अब हम देखते हैं अब क्या करें लाइफ में, राइट। तो आप जैसे मैं अपना अगर व्यक्तिगत एग्जांपल दूं, आप जानते हैं मैं डॉक्टर था पहले, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना। तो उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया और उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर बना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, इनफैक्ट जब मैं एमबीए करने गया तो मैं क्लास में अकेला डॉक्टर था, तो हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछता था कि आपने ये कैरियर चेंज क्यों किया। और मेरी हंसी छूट जाती थी, क्योंकि मेरे एमबीए बैच में 95% बच्चे लगभग इंजीनियर थे। तो मैं ये सोचता था कि अगर आप मान लीजिए बीटेक की डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद आप जो है एमबीए कर रहे हैं, तो ये कैरियर चेंज कैसे नहीं है, राइट। ये भी तो कैरियर चेंज ही हुआ। देखिए, बीटेक के बाद फिर आप एमटेक करिए, बीटेक के बाद अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं और आप एमबीए में आ रहे हैं, तो वो भी तो कैरियर चेंज हुआ। अब जस्ट बिकॉज ये बहुत कॉमन हो गया, तो लोग इंजीनियरिंग के बाद जो एमबीए कर रहे हैं उनसे सवाल नहीं करते कि आप कैरियर चेंज क्यों कर रहे हैं। और अगर कोई डॉक्टर यही काम करे तो उससे हर कोई ये पूछता है कि भाई आपने कैरियर चेंज क्यों किया। तो ये सब हमें कोई अपने मन में, देखिए, पूर्वाग्रह नहीं रखना है। हमने एक चीज़ डिसाइड की, हम एडल्ट हैं, हमारे पास अपनी बुद्धि है, हमारी तर्क शक्ति है, लॉजिक है, अपना दिमाग है, और हमने डिसाइड किया अब हम बैंकिंग में जाना चाहते हैं। अब इस चॉइस को कोई भी गलत नहीं कह सकता। तो कभी भी अपने आंसर के बारे में आप डिफेंसिव मत होइए। हो सकता है उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन आपको आ जाए, या कोई स्ट्रेस, कई बार होता है ना स्ट्रेस इंटरव्यू, कि कई बार देखिए हर व्यक्ति अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही जो इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कॉपरेट करेंगे या आपको बहुत प्यार से वो करेंगे। कई बार स्ट्रेस इंटरव्यू भी होते हैं, उसमें कोई इंटरव्यू वाला हो सकता है आपके किसी जवाब से हल्का फुल्का चिढ़ जाए या कुछ ऐसा पूछ ले, तो वो क्रॉस क्वेश्चन करे। नहीं, देखिए, मेरी नज़र में उसमें काम रहिए, हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पे रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको नहीं पसंद, इट्स ओके, मेरा अपना कैरियर डिसीजन है। वो वाली एक आपके अंदर पर्सनैलिटी में आपकी वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो और कभी भी अगर मान लीजिए इंटरव्यू शुरू हुआ और शुरू के 2 या 3 क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए, तो ये मत सोचना कि आपके चेहरे पे वो लुक नहीं आना चाहिए। देखिए, ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी नॉलेज टेस्ट हो चुकी है, यानी आप मेंस क्लियर कर चुके हैं। मतलब क्या, मतलब आपके पास नॉलेज है, वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं। अगर आपने मान लीजिए आपने इंटरव्यू शुरू किया और शुरू के ही 3 क्वेश्चन लगातार आपने आंसर नहीं किए, तो वो लुक आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए कि मैं तो मर गया, पता नहीं क्या हो गया आज तो। और वो जो कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग थोड़े अंतर्मुखी होते हैं, उतना वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके चेहरे पे अक्सर, या कई लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के होते हैं, तो उनके चेहरे पे आ जाता है वो उनके इमोशन, तो वो उससे थोड़ा बचिए। एक भीनी भीनी मुस्कान जो है अपने चेहरे पे रखिए। और अगर क्वेश्चन नहीं भी आता, सर आई एम नॉट श्योर, ये मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बस खत्म। बहुत, देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, या इंटरव्यू में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे तो 15 के 15 ही नहीं आएंगे। एक बात और आपको बताता हूँ, जब कोई इंटरव्यू पैनल आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है या 3 क्वेश्चन, मान लीजिए उन्होंने कठिन पूछे और आप उनके आंसर नहीं कर पाए, तो इंटरव्यू पैनल जो है वो आपसे फिर इजी सवाल पूछता है थोड़े से, राइट।
तो मान लीजिए उन्होंने कोई बैंकिंग का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हाई फाई, वो आपसे नहीं आता, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए सर मैं श्योर नहीं हूं, तो डेफिनेटली वो फिर अपना लेवल गिराता है और फिर थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछता है, राइट। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू पैनल आपको वहां पे एम्बेरस करने के लिए बैठा है, वो जानता है कि आपकी नॉलेज उनसे तो कम ही है। वो लोग इंटरव्यू आपका लेते हैं जो 30 साल एक्सपीरियंस, 40 साल एक्सपीरियंस जिन्हें बैंकिंग में है, तो ऑब्वियसली आप कितना भी पढ़ लें वो तो फंसाएंगे ही आपको। आप उतना तो कभी भी नहीं तैयारी कर सकते 10-15 दिन में जितनी उन्हें 30-40 साल का जो तजुर्बा है। तो ऐसे में जब वो टफ क्वेश्चन पूछते हैं इनिशियली, तो बाद में फिर वो लेवल धीरे धीरे ईजी कर देते हैं, राइट। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपसे पूछा कि एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना होता है एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का। अब उस समय आपके देखिए तनाव वाला माहौल होता है। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप कोई अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं कि कुछ भी बोल दिया, आपको सधे रहना होता है, 3-4 लोग आपकी तरफ घूर रहे होते हैं। वो एक थोड़ा सा कई लोगों के लिए अनसेटलिंग सा वातावरण हो सकता है। तो उसमें कई चीजें आती हैं तो मुंह से नहीं निकलती हैं, राइट। तो आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया कि मान लीजिए जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, ये तो आपको पता है इनमें 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है। अब आपसे पूछ लिया एग्रीकल्चर में बताइए क्या इसका कोई ब्रेकअप होता है, राइट। क्या एग्रीकल्चर में भी कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, ये आपसे पूछ लिया। अब उस समय आपको नहीं आया तो आप बोल दीजिए सर आई एम नॉट श्योर, या आप ये भी बोल सकते हैं सर मुझे ये तो मालूम है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो 40% होती है, लेकिन एग्रीकल्चर में अलग से कितनी होती है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बस, और आगे बढ़ जाइए। ऐसे में जनरली क्या होता है वो आपसे फिर बेसिक सवाल पूछते हैं कि, या मान लीजिए आपसे पूछा कि यही सवाल पूछ लिया, तो उसके बाद अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए, आपने कहा नॉट श्योर, तो वो आपसे फिर क्वेश्चन का लेवल गिराता है। फिर वो आपसे पूछेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है पहले ये बताइए। तो यही मेरा मतलब था कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपसे थोड़ा सा जो कम लेवल का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, राइट। तो वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं अगर आप अगर आप क्यूरियस हैं, 18%, राइट। एग्रीकल्चर में 18% होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40 में से, और 18 में भी जो 10% होता है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया। और डोमेन नॉलेज में मैं फिर कहूंगा कि डोमेन नॉलेज ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जस्टिफाई करें उसे। आप एक नॉर्मल तरीके से भी उसका आंसर कर सकते हैं कि ये आपकी एक कैरियर चॉइस है बेस्ड ऑन योर न्यू फाउंड इंटरेस्ट। न्यू फाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उतनी मेरे को गाइड करने वाले लोग नहीं थे, उतनी मेरे एरिया में भी उतने लोग ऐसे नहीं थे जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे। तो मैंने ग्रेजुएशन जो भी उस समय जो भी हालात थे उनके आधार पे कर ली, लेकिन उसके बाद जब मैंने आकलन किया शांति से बैठ के कि क्या मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ जो मैंने ग्रेजुएशन में किया, तो फिर मेरा मन ये हुआ कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता। और जब मैंने फिर देखा कि क्या क्या मेरे पास और विकल्प हो सकते हैं, तब मेरा बैंकिंग में इंटरेस्ट जागने लगा। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, मेरे को पता चला बैंकिंग तो बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में, मुझे बहुत आकर्षित लगा, मुझे सिलेबस बहुत अच्छा लगा, तैयारी करते हुए बहुत मज़ा आया। तो फाइनली मुझे लगा कि मेरे को वो फील्ड मिल गया है जिसमें मैं थोड़ी रुचि ले रहा हूँ। और अगर कोई पूछे कि आपने लेकिन 4 साल अपनी ग्रेजुएशन पे लगा दिए, तो आप ये कह सकते हैं कि सर देखिए 4 साल लगा दिए, अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं आने वाले 40 साल भी अपने वेस्ट कर दूं। मेरे को तो अभी जिंदगी मेरी 30 साल बची है, अगर 40 साल बची है तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। जस्ट बिकॉज 4 साल मैंने लगा दिए डजेंट मीन कि मैं अपने 30-40 साल भी उसमें लगा दूं। तो देखिए आपकी पर्सनैलिटी जज की जा रही है। मैं फिर से कहूंगा आपकी नॉलेज जज नहीं की जा रही है, आप कितना घबराते हैं। क्योंकि देखिए बैंकिंग एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि बैंकिंग कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, राइट। तो ऐसे में जो है आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करें। अगर एक छोटा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसका आंसर नहीं दिया, तो वो एक बहुत ही स्मॉल लेवल का स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आपका चेहरे पे घबराहट आ जाती है? आप एकदम से वही चीज चेक की जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये है छोटी सी चीज। और इसमें देखिए थोड़ा सा आपको स्टडी भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 15 दिन बिल्कुल आराम से रहिए एकदम चिल होके, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लें कि भाई रीजनल रूरल बैंक में कितनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, तो आंसर होगा 75%। ठीक है। नॉर्मल बैंक जो होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनमें 40% होती है, और जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनमें 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है।
इस तरह से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि भाई आरआरबी में और नॉर्मल बैंक में क्या फर्क होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सर एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का फर्क हो गया, फिर ऑब्वियसली जो उनका मोटिव है वो अलग अलग है, राइट। तो उस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप उनमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो उसके बाद देखिए, अब आपका जो है बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके डोमेन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो एग्जामिनर जनरली है वो मूव करता है बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के फील्ड में। बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी उस समय क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना, यानी करंट और थोड़ा बहुत स्टैटिक। जनरली स्टैटिक वाला पार्ट कम रहता है, थोड़ा करंट बेस्ड ही रहता है, राइट। कि मान लीजिए आजकल यूपीआई चल रहा है, अब यूपीआई में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं। अब हमने देखा जैसे यूपीआई लाइट है, वो एक इनोवेशन है। यूपीआई लाइट की जरूरत क्या पड़ी, जब यूपीआई है तो फिर यूपीआई लाइट की जरूरत क्या पड़ी। तो आप बोल सकते हैं कि सर यूपीआई लाइट में हमें पिन डालना नहीं पड़ता, फास्ट ट्रांजेक्शन, तो छोटे ट्रांजेक्शन के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने यूपीआई लाइट किया है, राइट। तो इस तरह की चीजें, एक हेलो यूपीआई आ रहा है अब जिसमें आप कन्वर्सेशन जो करते हैं उसी से ही पेमेंट हो सकता है, तो ये भी यूपीआई में इनोवेशन है। अब यूपीआई का एटीएम भी खुल रहे हैं। अभी हिताची कंपनी है एक जापान की, उसने जो है यूपीआई वाले जो एटीएम है वो खोले हैं। तो इस तरह से जो इनोवेशन है, तो एनपीसीआई आजकल क्या कर रहा है, एनपीसीआई ने लेटेस्ट जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लॉन्च करी हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि यूपीआई को लोकप्रिय बनाने के लिए दूसरे कंट्रीज में भारत सरकार क्या कर रही है। आपसे इंडिया स्टैक के बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया स्टैक जो बंडल है जो हम दूसरे कंट्रीज को शोकेस कर रहे हैं, अभी G20 में भी हमने इंडिया स्टैक को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। हमारी जो भारत की हमारी अपनी इनोवेशन है, चाहे वो डिजी लॉकर हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो आधार हो, राइट। तो ये दूसरे कंट्रीज काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इनमें कि हम उनको दें, तो वो एक हमारी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है और हमें फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और आपसे बेसिक्स जरूर देखिए, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था प्रायोरिटी सेक्टर का, ऐसे ही जो स्टैटिक नॉलेज होती है बैंकिंग की वो भी बहुत ज़रूरी है। आरआरबी जो होते हैं उनमें क्या रेशो होता है, कितना हिस्सा उसमें स्पॉन्सर बैंक का होता है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, राइट। बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी होती है कि बैंक में फॉर एग्जांपल राफा जो होता है वो क्या होता है, कासा जो है वो क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और जो आपके फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, एनबीएफसी क्या होती है, एनबीएफसी और बैंकिंग में क्या फ़र्क होता है, सरकारी बैंक में और प्राइवेट बैंक में जो है वो क्या फ़र्क होता है, एक शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्या फ़र्क होता है, या बैंकिंग में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो भारत में कैसा है, टाइप्स ऑफ बैंक बताइए। देखिए ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने पढ़े होंगे, आपने जब मेंस निकाला, लेकिन हर वो चीज़ जो आपने पढ़ी है मेंस के समय, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उसको रिवाइज करिए। और यहीं पे रोल आता है आपके करंट अफेयर्स का, आपके जो स्टैटिक नॉलेज है उसका, क्योंकि प्रीलिम में, मेंस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन करंट अफेयर बेस्ड ही पूरा इंटरव्यू आपका होता है, या फिर थोड़ा बहुत बैंकिंग स्टैटिक बेस्ड ही होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जीए सेक्शन होता है खास तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। बैंकिंग के अलावा जो फाइनेंशियल क्षेत्र में भी चीज़ें चल रही हैं, फाइनेंशियल मतलब नॉन बैंकिंग का जो क्षेत्र है, जैसे नई महारत्न कंपनी अगर कोई बनी है, नई अगर कोई नवरत्न कंपनी बनी है, ये आपने आई एम श्योर करंट अफेयर्स में कवर किया होगा। कितनी इंडिया में महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इसे हम कहते हैं, राइट। इसी तरह से आरबीआई जो है उसने क्या रिसेंटली डिसीजन लिए हैं, कोई 5-6 इंपॉर्टेंट सर्कुलर आपसे पूछ सकते हैं। आरबीआई ने जो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है वो क्या है, आरबीआई ने जो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है वो क्या है, जो दक्ष है वो क्या है, उत्कर्ष जो है आरबीआई का वो क्या है, ये सब इनोवेशंस हैं आरबीआई की, राइट। उद्गम पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया, अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, अभी अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया है आईडीएफ एनबीएफसी, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी जो होते हैं उनके लिए, तो उसमें क्या बताया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप मेरे 6 महीने के पिछले बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो पढ़ सकते हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं उसके बाद, ठीक है। मेरा जो करंट अफेयर कोर्स आता है, पेड है ये कोर्स, याद रखिए। तो मेरा जो करंट अफेयर कोर्स आता है इसी के अंदर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बैंकिंग अवेयरनेस पूरा का पूरा करंट बैंकिंग अवेयरनेस आपको इसमें पढ़ाया जाता है।
डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर तो होते ही हैं, लेकिन जो सबसे मेरे ब्यूटीफुल वीडियोस होते हैं खास तौर पे बैंकिंग के बच्चों के लिए, वो होते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के करंट वीडियोस। तो ये महीने में एक वीडियो आता है, जनरली 2 घंटे का होता है लगभग, और उसमें उस पूरे महीने की बैंकिंग अवेयरनेस और सारे के सारे आरबीआई सर्कुलर, सेबी के सर्कुलर, इरडई के सर्कुलर डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि सितंबर के एंड तक का बैंकिंग अवेयरनेस, कम से कम 20 सितंबर के एंड तक का जो है बैंकिंग अवेयरनेस आप जरूर पढ़ें, ठीक है। कब से? 1 अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये जो 6 महीने हैं ये आप जरूर पढ़ें। बजट बहुत ज़्यादा मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बजट अब बहुत पुराना हो गया है। 1 फरवरी को बजट आया था, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया है उसमें। लेकिन बजट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप देख सकते हैं। बजट में अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट की गई है वो आप देख सकते हैं। बजट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, 2-4 फिगर होते हैं, जैसे उस साल का डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट रेश, वो जो टारगेट होता है सरकार का, वो कितना है, कितना सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट किसी बैंक को प्राइवेटाइज करके पूरा हो, ये भी हो सकता है। या कोई योजना जो बजट में अनाउंस की गई थी, जैसे मिष्टी योजना थी, या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो पहली बार बजट में अनाउंस की गई थी, लॉन्च अभी हुई है विश्वकर्मा जयंती पर, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम आते हैं अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये सिर्फ आरआरबी के इंटरव्यू के रिलेटेड ही मैं कह रहा हूँ, इस पर आपको बहुत जोर देना है, और ये ज़्यादातर बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वो है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर स्टेटस इन इंडिया। आपसे पूछा जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर भारत के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसका परसेंटेज कितना है, राइट। ये जवाब ऐसा नहीं है जो आप बना के बोलिए। और एक बात मैं और बता देता हूं, अगर इस तरह का कोई पॉइंटेड सवाल आए तो आप कह दीजिए सर नॉट श्योर। कभी भी ये नहीं बोलना सर 27%, सॉरी नॉट श्योर। कुछ भी मुंह से निकाल के नॉट श्योर नहीं बोलना, क्योंकि जब आप मुंह से कुछ आंसर निकालेंगे तो उसमें हो सकता है वो आंसर इतना ज्यादा दूर हो असली आंसर के, तो वो फिर आपका एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम डर जाते हैं, हम एग्जामिनर को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं इतना भी बुद्धू नहीं जितना आप सोचते हैं, तो आप कुछ छोटा सा आंसर देके फिर बोल देते हैं आगे नॉट श्योर। वो काम मत करिए, वो काम बिल्कुल मत करिए, और किसी भी क्वेश्चन में मत करिए। या तो सीधा आंसर देना शुरू करिए, या फिर बोल दीजिए नॉट श्योर, ठीक है। या फिर अगर उसके बारे में कोई, अगर वाकई में कोई चीज रेलेवेंट है तो वो आप बोल सकते हैं, और फिर नॉट श्योर बोल सकते हैं कि सर मुझे ये तो पता है कि ये है, लेकिन इसके आगे ये क्या है ये मुझे नहीं पता है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर के बेसिक से मतलब क्या है। भारत में एग्रीकल्चर की जो स्कीम्स हैं लेटेस्ट, राइट, कौन कौन सी स्कीम है एग्रीकल्चर की? बहुत सारी स्कीम है। एग्रीकल्चर में क्या इनोवेशन हो रहे हैं, 2-4 क्रॉप्स के नाम भी याद रख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। अभी जैसे NB, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, उसने एक कमल का फूल बनाया है, लोटस बनाया है, जिसका नाम रखा है नमो 108, राइट। ये भी एक एग्रीकल्चर की ही न्यूज़ है। मतलब मैं कहने का ये है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जो आरआरबी के एग्जाम में अच्छी वेटेज रखता है, ठीक है, अच्छी वेटेज रखता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, वो भारत में 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में खोले जाएंगे। आप भी जानते हैं जन औषधि केंद्र जो होते हैं 10,500 हमने खोल दिए थे, इसका टारगेट हमने बढ़ा के 25,000 कर दिया कि हम 25,000 खोलना चाहते हैं। अब तो बल्कि दूसरे देश, इंडोनेशिया जैसे देश भी जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं और भारत की मदद मांग रहे हैं। लेकिन हम 2000 स्पेशली जन औषधि केंद्र प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में भी खोलना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा वो है, राइट। इसी तरह से डिजी क्लेम हमने लॉन्च करा है, स्पीडी डिसबर्सल इंश्योरेंस पोर्टल है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, उसी के अंडर हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिजी क्लेम, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम क्लेम सेटल कर सकें, राइट। इसी तरह से बजट में एक अनाउंसमेंट ये हुई थी कि सरकार ने जो फार्म क्रेडिट है उसका टारगेट 11% से बढ़ाया है और 20 लाख करोड़ कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिन पे आपको नज़र रखनी है, राइट। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। देखिए, उस तरह के स्टैटिस्टिक्स आप छोड़ दीजिए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कौन है या मूंगफली उत्पादन में, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है। जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक साथी पोर्टल लॉन्च करा है, ये क्यों करा है ये आपको पता होना चाहिए। आपसे वो डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड बताइए इंडिया में क्या चल रहा है, तो आप बोलिए कि सर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साथी पोर्टल लॉन्च करा है। साथी पोर्टल क्या है?
इसमें क्वालिटी सीड्स देने के लिए करा है। सीड्स को हम ट्रेस कर पाएंगे कि सीड्स कहाँ से आया, तो सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल, शॉर्ट में साथी पोर्टल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, राइट। अभी जैसे अगस्त में मानसून बहुत कम हुआ है, ये एक चैलेंज बन के आ रहा है कि मानसून बहुत कम हो रहा है इस बार, राइट। हमारे डैम्स जो हैं उतने फिल नहीं हो रहे हैं, ये भी एक चैलेंज है। थोड़ा न्यूज़ पे नज़र रखिए। जैसे कावेरी इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, डेली ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में रहता है कावेरी इशू, क्योंकि बेंगलोर मतलब कर्नाटका जो है वो पानी छोड़ने से मना कर रहा है, तमिलनाडु के किसानों को पानी चाहिए, उनकी फसल खड़ी है। तो कुछ कुछ इन पे भी नज़र डालते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट आरआरबीज एंड देयर फंक्शंस, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है ही। भारत में आरआरबी जो हैं वो कितने हैं, भारत में जो आरआरबी हैं मतलब उनके बारे में एक एक चीज़ ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको पता होगी, राइट। रीजनल रूरल बैंक क्यों बने, उनकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानिए, राइट। कौन सी कमेटी के कहने पे रीजनल रूरल बैंक बने थे। आपने एम नरसिम्हा कमेटी ज़रूर सुनी होगी, जिनके कहने पे रीजनल रूरल बैंक बने थे 1975 में, राइट। फिर कितने आरआरबी इंडिया में इस समय हैं, आरआरबी के फेजेस कौन कौन से थे, आरआरबी जब बने थे तो कितने, मतलब उसकी हिस्ट्री ऑफ रूरल बैंक्स, राइट। पहला रूरल बैंक इंडिया में कौन सा था आप जानते हैं, इनफैक्ट मुरादाबाद में ही था, प्रथमा बैंक। एक रूरल बैंक खोलने के लिए आपको ऑथोराइज कैपिटल कितना चाहिए, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। जब रीजनल रूरल बैंक खुले थे उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, के आर पुरी साहब थे। तो ये देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, खास तौर पे हिस्ट्री ऑफ रीजनल रूरल बैंक, वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। रीजनल रूरल बैंक जो एक्ट आया था, उसमें जो अमेंडमेंट आया था 2015 में, उसमें क्या हुआ था, राइट। उसमें जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 5 करोड़ से बढ़ा के 2000 करोड़ कर दी थी। समझ में आया आपको। नबार्ड बहुत ज़रूरी है, मैं आगे नबार्ड के बारे में बात करूंगा, नबार्ड में लेटेस्ट चीज़ें क्या हो रही हैं। रीजनल रूरल बैंक जो होता है वो अलग कैसे है एक आम बैंक से, राइट। रीजनल रूरल बैंक अभी इंडिया में नंबर 1 कौन सा है, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किसके हैं, सबसे ज़्यादा लोन किसका है, ये बेसिक्स हैं, राइट। रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक में क्या फ़र्क होता है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक में कितना फ़र्क होता है, रीजनल रूरल बैंक का हमारी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। और देखिए, जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं, अगर बैंकिंग विशेष है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप फैक्ट्स दीजिए उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए रीजनल रूरल बैंक हमारी इकोनॉमी में कैसे सपोर्ट करते हैं, अब इसमें एक तो वही घिसा पिटा आंसर होता है कि वो हमारे जो किसान हैं उनको लोन देते हैं, ये वही सब नहीं, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें दीजिए, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करिए। रीजनल रूरल बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, है ना। और फिर ये बोलिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है ये मेजर भी किया जाता है अब तो, क्योंकि अब आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी निकाल दिया है। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया है लेटेस्ट, उसमें इसकी वैल्यू, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 जब खत्म हुआ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में ये वैल्यू 60.1 आई है। 0 से 100 के बीच में स्कोर होता है और ये लगातार बढ़ रही है। अगर आप देखें मार्च 2017 जब खत्म हुआ था तो ये स्कोर कुछ 43 के आसपास था और अब 60 पहुंच गया है। हमें तो 100 तक ले जाना है। 100 मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, 0 मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है इंडिया में, तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस तरह के जब आप टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे तो आपका आंसर काफी इंप्रेसिव बनेगा। समझ में आया। तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने में रीजनल रूरल बैंक्स का क्या रोल है, जनधन में क्या रोल है, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या रोल है, कितना शेयर है उनका, प्रधानमंत्री जो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो अटल पेंशन योजना, राइट, पीएम किसान योजना, इनमें रीजनल रूरल बैंक का क्या रोल है। तो ये सारा बड़े आसानी से आपको डेटा मिल जाएगा, राइट। मैंने अपने जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स है उसमें भी रीजनल रूरल बैंक पे जब लेक्चर लिया था ये सारी चीज़ें बताई थी, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में हो सकती है, राइट। तो कौन कौन से आरआरबी अभी जो है वो काम कर रहे हैं, ये सब आपको आरबीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो आरआरबी को अच्छे से पढ़िए, राइट। उसके बाद अगला नबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, उनका ध्यान नहीं जाता कि इंटरव्यू में नबार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। नबार्ड सुपर इंपॉर्टेंट है एक रीजनल रूरल बैंक के इंटरव्यू में। और नबार्ड में लेटेस्ट चीज़ें, राइट। देखिए, सबसे पहले तो आपको नबार्ड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नबार्ड कब बना, कौन सी कमेटी के कहने पे बना। नबार्ड जो है, नबार्ड पे कई कोई तरह के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। नबार्ड में लेटेस्ट क्या चल रहा है,
जैसे नाबार्ड में एक RIDF फंड होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो कब आया, वो क्यों बना, और कौन कौन से फंड नाबार्ड में होते हैं। नाबार्ड जो है उसका RRBs में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो उनको डायरेक्टली रेगुलेट करता है या इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है, राइट। अगर आपसे पूछ ले नाबार्ड में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होता है, तो आप क्या आंसर देंगे कि सर नहीं, नाबार्ड में तो नहीं होता, क्या आप ये बोलेंगे? नहीं। अभी आपको पता है 21 सितंबर को एक सर्कुलर आया है RBI का। क्या सर्कुलर आया है वो, कि अब जो बेसल 3 नॉर्म्स है ना, वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल हो गए हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं हमारे पास? 5 हैं, जिनमें नाबार्ड भी है, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, नैबफिड, राइट, ये सब हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे कितने हैं? 5। तो बेसल 3 नॉर्म इन पे भी एप्लीकेबल हो गए हैं। और बेसल 3 नॉर्म एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है, अब नाबार्ड को भी 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना पड़ेगा। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जब होता है, 2 तरह का कैपिटल होता है, T1 और T2। इसमें 7% होना चाहिए T1, 2% होना चाहिए T2। और आप इस 7 को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, CET1 कैपिटल और एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, राइट। तो CET1 होना चाहिए 7 में से 5.5 और एडिशनल टीयर 1 होना चाहिए 1.5%। अब ये सब चीजें आपको कौन बताएगा? या तो आप खुद पढ़िए, RBI की वेबसाइट पे जाइए, सर्कुलर पढ़िए अपने आप, ये CET1 कैपिटल क्या होता है, AT1 कैपिटल, या फिर आप मेरे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो कोर्स है उसमें से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है नाबार्ड के बारे में। और ये जो चीज़ है, क्योंकि ये 21 सितंबर का सर्कुलर है, तो ये मेरे सितंबर के बैंकिंग अवेयरनेस करंट में आपको मिलेगा, जो मेरे करंट अफेयर कोर्स में है, राइट। तो ये नाबार्ड में जो लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं, ये आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। नाबार्ड RRBs को कैसे सपोर्ट करता है? क्या एक आम आदमी जाके नाबार्ड से डायरेक्टली लोन ले सकता है? नाबार्ड जो है क्या हमारे राज्यों को लोन देता है, कैसे देता है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, राइट। क्या नाबार्ड के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अप्लाई होती है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पिछले साल ये देखा गया कि RRB का जो इंटरव्यू था उसमें PSL पे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली PSL की जो लिमिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, राइट। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग होती हैं और RRBs के लिए अलग होती हैं। जैसे RRB में 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, उसमें 18% एग्रीकल्चर में होता है, MSMEs के लिए होता है 7.5% और वीकर सेक्शन के लिए होता है 15%। अब ये एक और डिफरेंस है, क्योंकि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उनमें 12% होता है वीकर सेक्शन के लिए, लेकिन जो RRBs होते हैं उनमें वीकर सेक्शन को 15% आपको देना होता है। 15% किसका? आपके बैंक में जो पैसा रखा है, यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ANBC का। समझ में आया आपको? फिर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि और कौन कौन से बैंक हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता होना चाहिए, पेमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक में क्या फर्क है। और देखिए, ये क्वेश्चन आपने कितने भी बार पढ़े हो, जब आपसे वहां पूछा जाता है ना उस इंटरव्यू में तनाव वाले माहौल में, तो बिलीव मी मुंह से निकलता नहीं है आंसर। एकदम से आपसे पूछ दिया लोकल एरिया बैंक और पेमेंट बैंक में फर्क बताइए, अब एकदम से नहीं निकलेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके पास 15 दिन का समय है, 10 दिन का समय है, थोड़ा सा सिंसियरिटी रखिए, प्रिपेयर होके जाइए, राइट। एक वो विराट कोहली की एक ऐड आती है ना, कौन सी कंपनी की, उसमें वो कहता है तैयार होके आइए। तो ऐसे ही मैं आपको कहूंगा, इंटरव्यू में जब जाइए तो तैयार होकर आइए। तैयार मतलब मैं कपड़ों के विद रिस्पेक्ट नहीं कह रहा, मैं प्रिपरेशन के विद रिस्पेक्ट कह रहा हूं। आप अंडर एस्टिमेट मत करिए बस, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं बिल्कुल कूल होके जाऊंगा, एकदम शांत दिमाग से जाऊंगा। शांत दिमाग अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान भी तो जरूरी है, ठीक है। तो और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब देखिए, बहुत से आप में ना लोग ऐसे होंगे जिनका मेंस में ना स्कोर बहुत अच्छा नहीं होगा, और इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये $1,000,000 बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेंस में बस आप जस्ट निकल गए होंगे, जैसे कहते हैं ना कि बस वो ये लाइन थी और एक कदम आगे इतना स्कोर है, तो आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके लिए, ये समझ लीजिए। तो इंटरव्यू को खास तौर पे वो बच्चे, देखिए अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो ऑब्वियसली आपको कौन रोक सकता है। अब अगर आप उतने टैलेंटेड हैं, IQ आपका 140 150 का है तो बात अलग है, लेकिन एक जो औसत बच्चा होता है, जो कहता है नहीं मैं तो औसत बच्चा हूं, मैं खुद ग्रामीण इलाके से हूं और मेरे लिए चैलेंज है रही है जीवन में हर चीज, और ये भी एक चैलेंज है, तो इसको चैलेंज की तरह ही लीजिए। कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है वो सुबह जल्दी उठता है, ये वो वाली बात है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं तो मैं सुबह दूसरों से जल्दी उठ के अभ्यास करूंगा। तो मेंस में ये बिल्कुल संभव है कि आपने मेंस क्लियर कर दिया हो, लेकिन आपने अचीव कुछ भी नहीं किया है। एक अंग्रेजी में कहावत है, और मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बताता हूं, नेवर मिस्टेक एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट।
ये इसको लिख लीजिए कहीं पे। अब मेंस क्लियर कराए तो आपको एक वैसी फीलिंग आ रही होगी यूफोरिक कि भाई अरे वाह जैसे पता नहीं क्या कर लिया। लेकिन अगर आपका ये एग्जाम फाइनल रिजल्ट नहीं आता तो वो सब जीरो है, और तब आपको उस पर्सन से भी ज्यादा दुख होगा जिसका प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ था या जिसका मेंस क्लियर नहीं हुआ था। कहते हैं ना, नजदीक तक आके अगर हारते हैं तो और ज्यादा दुख होता है। एक और चीज है कि आपका आईबीपीएस क्लर्क का जैसे एग्जाम है 7 अक्टूबर का, बहुत लोगों को मतलब क्या होता है ना कि जब हम इंटरव्यू में रह जाते हैं क्योंकि हमने इतनी उम्मीदें लगा ली होती हैं, क्योंकि हमें पता है बस वो एक पल या तो हमें लाइन के उस पार कर देगा या फिर जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, तो उससे आपके आने वाले एग्जाम पे भी प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं एक तनावपूर्ण सा माहौल रहता है घर में, कि एक उदासी रहती है। तो क्यों वो समय आने दें, क्यों हम पीछे मुड़ के ये देखें कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने ये पढ़ लिया होता कि नाबार्ड के बारे में लेटेस्ट 2-4 चीजें, क्या पता वो 2 नंबर जो एक्स्ट्रा वहां मिलते, क्या पता उसी से मेरिट हो जाती। तो ये सब का ये जो सोच है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और कई बार हमें लगता है काश और 5 दिन और पढ़ लिया होता सिर्फ, वो चीज अभी आपके पास मौका है। तो उस रिग्रेट को मत आने दीजिए, कि ऐसा ना हो कि आप आगे जाएं और फिर पीछे मुड़ के देखें और फिर रिग्रेट करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तैयारी करिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरी एडवाइस रहेगी, आई वॉन्ट टू स्ट्रेस अपॉन दिस पॉइंट कि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाइए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स देखिए करंट इश्यूज या करंट अफेयर्स जो हैं, अगेन मैं कहूंगा कि आई थिंक 4 महीने के बहुत हैं, 6 महीने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट अफेयर ना ये ज्यादा जरूरी है कि वो इंपॉर्टेंट कितने हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे G20 हुआ है, अब आपको पता ही है कि इंडिया में हुआ है G20 इस बार, तो ऑब्वियसली इस पे तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो G20 में बायोफ्यूल अलायंस क्या होता है, हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी क्या होती है, या बायोफ्यूल क्या होता है। अगर आपसे पूछे G20 कहाँ हुआ, तो भारत मंडपम। अब भारत मंडपम में भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। भारत मंडपम का वास्तुकार कौन है, या भारत मंडपम के सामने जो नटराज भगवान की मूर्ति है, भगवान शिव का जो नटराज रूप है, उसके वास्तुकार कौन है। ये दो अलग अलग सवाल हैं, है ना। तो भारत मंडपम का नाम भारत मंडपम क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम भारत मंडपम क्यों है, राइट। भारत मंडपम जो है, जो दुनिया में पहली संसद बनी थी, राइट, सबसे पहली संसद जिसे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसका नाम था अनुभव मंडपम। अनुभव मंडपम, जिसको बसाया था भगवान बसवेश्वर ने, जिन्हें बसवन्ना बोलते हैं, जिनकी पूजा लिंगायत समुदाय करता है। तो इसलिए इसका नाम भारत मंडपम है। अब ये सब बारीकियां हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बस एक बार आंखों के आगे से निकाल लीजिए, उतना काफी है ना। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई थिंक 4 महीने के बहुत होने चाहिए, लेकिन अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस आपको करना है। आपको कोई डिफेंस करंट अफेयर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आरआरबी में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपसे पूछें कि कौन सा जहाज हमारा इस युद्धाभ्यास में भाग लेने गया था, वो सब नहीं, नहीं वो सब नहीं। लाइक स्पोर्ट्स करंट अफेयर वगैरह आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने हॉबीज में स्पोर्ट्स लिखा है, आपने लिखा है हॉबी में बैडमिंटन, तो डेफिनेटली 2-4 खिलाड़ी जो अच्छा कर रहे हैं, चिराग शेट्टी है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है, के श्रीकांत, ये सब जो खिलाड़ी हैं, या आपने हॉबी में टेबल टेनिस लिख दिया तो 2-4 टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के नाम याद रख लीजिए। अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी लिख दी आपने, तो फिर उसमें उसको डिफेंड करिए। ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया मेरे को इको टूरिज्म पसंद है, और फिर इको टूरिज्म क्या होता है बताइए, तो वो आप बैठ गए चुप। ये ब्लंडर है, ब्लंडर नहीं करने हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि इंटरव्यू में जो ब्लंडर अगर नहीं करें तो दैट इज अ गुड इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू में अगर आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं किया चलेगा, लेकिन ब्लंडर कर दिए तो दिक्कत है। ब्लंडर अवॉइड करिए एंड दैट्स इट। इवन अगर आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा, दैट इज कंसिडर्ड अ सुप्रीमली इंप्रेसिव इंटरव्यू, राइट। तो करंट अफेयर से मतलब यह है कि जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से मिलती जुलती चीजें हैं। एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर क्या होता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री है, मछली पालन है। अब मछली पालन में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, राइट। हमारे एनिमल वाले फील्ड में क्या चल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं चलो आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सागर परिक्रमा चल रही है, मछुआरों को बताने के लिए कि उनके अधिकार क्या हैं, कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो भारत के कई राज्यों में सागर परिक्रमा की जा रही है, हम इसी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी।
इसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें हमारा टारगेट है 220 लाख मैट्रिक टन हमें मछली पालन करना है 2025 तक। भारत में अभी एक काऊ बनाई गई है क्लोन करके पहली बार, जिसका नाम है गंगा, जिसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने बनाया है। इसी तरह जो तिरुपति मंदिर है, जहां पे यूनिवर्सिटी है श्री वेंकटेश्वरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी, उन्होंने पहली बार एक गाय का बछड़ा बनाया है सरोगेसी से, जिसका नाम रखा है पद्मावती। राइट, ये साहिवाल नस्ल की जो गाय थी और जो बैल था, उनका वो लिया गया एग उसमें और ओंगोल ब्रीड में प्लांट किया गया। तो पद्मावती पहली बार एक सरोगेसी से, अब सरोगेसी एनिमल सरोगेसी भी स्टार्ट हो गई है। अगर आपसे पूछे क्या चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप एलाइड सेक्टर के बारे में बताइए, कितना जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। सोचिए कि आपने एलाइड सेक्टर भी पढ़ा है। ऐसे भारत सरकार ने नंदी पोर्टल बनाया है अभी अभी। नंदी पोर्टल में जो पशुओं के लिए जो वैक्सीन होती है उसकी परमिशन लेने के लिए नंदी पोर्टल बनाया है। राइट, अभी नभ मित्र बनाया है इसरो ने किसानों के लिए। मछुआरे जो होते हैं, मछुआरे भी किसान ही होते हैं एक तरह के। नभ मित्र क्या है? नभ मित्र ये है, इसरो ने बनाया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, जो इसरो के अंडर आता है। नभ मित्र में ये है, मछुआरों को पता चल जाएगा कोई चक्रवात आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो जल्दी लौट आओ। राइट, इंडिया में ए हेल्प प्रोग्राम चल रहा है अभी एनिमल्स के लिए। ये उत्तराखंड में भी लॉन्च हुआ है और अभी अभी गुजरात में भी लॉन्च हुआ है। ए हेल्प, अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी मिल रही है। राइट, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं G20 का। तो G20 पेंडेमिक फंड है एक, उसने $25 मिलियन जो है अप्रूव करा है एनिमल हेल्थ के लिए, इंडिया को दिया है $25 मिलियन। ये भी एक G20 से आप इसे जोड़ सकते हैं। अगर आपसे G20 के बारे में पूछ ले तो आप सबसे पहले ये बताइए कि सर G20 में पेंडेमिक प्रोग्राम, ये इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होगा। इंटरव्यूअर को भी बेसिक चीजें पता होंगी। उन्हें वो जो कॉरिडोर बन रहा है, जो वो आएगा एक नया कॉरिडोर मिडल ईस्ट से होते हुए, वो उसके बारे में थोड़ा पता होगा। उन्हें बायोफ्यूल अलायंस थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन ये तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि G20 पेंडेमिक फंड ने भारत को $25 मिलियन। जब आप ये बोलेंगे तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। कुछ कहते हैं ना, जब बॉक्सिंग होती है तो कुछ ऐसे मुक्के होते हैं जो नॉकआउट कर देते हैं। अगर आपने कुछ बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करने वाला बोला ना, तो इंटरव्यू में वहीं आपकी सिलेक्शन सील हो जाएगी, बाकी चीजों पे ध्यान भी नहीं जाएगा। कुछ चीजें इतनी प्रभावशाली होती हैं इंटरव्यू में, अगर आपने बोल दी अपने मुंह से तो वो फिर एक अलग ही लेवल पे मतलब जो है आप चले जाएंगे। राइट, एक चीज मैं बस आप यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा वीडियो को खत्म करने से पहले, और वो है इकोनॉमिक्स की चीजें, बेसिक्स। अगेन, इन्फ्लेशन क्या होता है, और ये मैं सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं। आजकल इन्फ्लेशन का क्या वो चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। अभी आरबीआई रिसेंटली एक इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो लेकर आया, वो क्यों लेकर आया और उसको फिर क्यों हटा रहा है। लेटेस्ट सर्कुलर आया है, ये मैंने अच्छे से कवर किया इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो अपने वीडियोज में। तो आरबीआई की लेटेस्ट न्यूज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अभी कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, हम 4% मतलब जो रेंज है 2 से 6%, ये क्यों बोलते हैं। राइट, ये सब बेसिक्स। इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, आपने कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ये सब आपने बेसिक्स पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये भी अगर टाइम मिले तो जरूर इन पे नजर डालिए। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और मैं आपको बता दूं मेरा जो बैच आता है करंट अफेयर्स का, इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस करंट पूरी की पूरी फ्री मिलती है, जिसमें आरबीआई न्यूज पढ़ाई जाती है डिटेल में। वैसे इसका प्राइस 2700 रुपए है, लेकिन अभी जो डिस्काउंट चल रहा है 1999 में आपको मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करिए, उस पेज पे चले जाएंगे, आप सब समझ जाएंगे। एक बात और, ये मेरा जो करंट अफेयर बैच है आपको आईबीपीएस में भी हेल्प करेगा, एसबीआईपीओ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें डेली करंट अफेयर जो होते हैं, उसके अलावा बैंकिंग करंट अफेयर भी पढ़ाए जाते हैं, वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर भी होते हैं, और एग्जाम आने पे मैं मिशन भी करवाता हूं। मिशन मतलब ये है कि एग्जाम में क्विज की प्रैक्टिस भी कराता हूं एग्जाम से पहले। इस बार आरआरबीपीओ में 700 स्टूडेंट्स ने मुझे कल एक दिन में बताया, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, कि वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पिछले साल का मेरा स्कोर था 200 सिलेक्शंस का, इस बार आरआरबीपीओ में उससे ज्यादा ही सिलेक्शन होंगे, ऐसा, क्योंकि हर साल ऑब्वियसली हम भी, देखिए मेरी भी कोशिश यही रहती है पिछले साल के रिकॉर्ड को इस साल ब्रेक किया जाए। तो पिछले साल 200 थे, तो इस बार देखते हैं 250 तक मेरे को उम्मीद है। तो आईबीपीएस, एसबीआईपीओ ये मेरे बिल्कुल टारगेट पे हैं। अब आईबीपीएस क्लर्क मेंस आने वाला है 7 अक्टूबर को, उसके लिए भी मिशन चल रहा है। तो ये मेरा जो बैच है सबसे ब्यूटीफुल बैच है, कहते हैं ना हर मर्ज की दवा, वो है ये। इसके अलावा मेरे 1-2 बैच और आते हैं, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक का एक अलग बैच आता है, और उसकी जानकारी आप अगेन ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप मेरे पेज पे चले जाएंगे, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने कुछ इनसाइट्स आपको आरआरबी पीओ के लिए दिए। मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक चीज मैं और बताता हूं आपको, पिछले साल मैंने कुछ फ्री इंटरव्यू लिए थे। इंटरव्यू हमेशा फ्री होते हैं, इंटरव्यू के लिए मैं कभी भी चार्ज नहीं करता हूं। पिछले साल मैंने 54 कुछ इंटरव्यूज लिए थे, उसमें से 20 इंटरव्यू मैंने इसी चैनल पर, स्टडी आईक्यू का चैनल है, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स, इस पर डाल दिए थे। वो आप जरूर देखिए। बेशक वो मैंने आईबीपीएस पीओ के लिए लिए थे, लेकिन पैटर्न वही रहता है। आप जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत ज्यादा उनसे आपको सीखने को मिलेगा। बॉडी लैंग्वेज, जो मेरा फीडबैक रहता है वो भी एकदम अनएडल्ट्रेटेड रहता है। मैं कभी भी घबराता नहीं, संकोच नहीं करता फीडबैक देते हुए, चाहे वो कितना ही क्रिटिकल फीडबैक क्यों ना हो। तो वो 20 वीडियोस हैं, आप सर्च करेंगे अगर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू इस चैनल पे, तो एक अलग प्लेलिस्ट भी है उसकी, उस इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू गाइडेंस को लेकर मैं थोड़े और वीडियोस बनाऊं तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके जो भी दोस्त इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं उनके साथ अभी आप इसको शेयर करेंगे। कभी ये नहीं सोचना है आपको कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन कम होगा, ये सब नहीं सोचना। इन बातों से ऊपर उठिए जीवन में। ज्यादातर लोग जो विफल होते हैं वो फोर्सेस ऑफ नेचर के विरुद्ध नहीं लड़ पाते, इसलिए होते हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर क्या होते हैं? जैसे लेजीनेस, लोगों में लेजीनेस होती है, लोग जो होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहते, लोग जो होते हैं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है, लोगों को पढ़ते समय नींद आती है। फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। ज्यादातर लोग विफल इसलिए नहीं होते कि कंपटीशन ज्यादा है, नहीं, ज्यादातर लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो जो ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनसे नहीं लड़ पाते। तो कभी ये मत सोचिए कि इसके साथ शेयर कर दिया तो उसका भला हो जाएगा, इसका नहीं, वो कुछ नहीं। आप अपने फोर्सेस ऑफ नेचर को कंट्रोल करिए, अपने फोर्सेस ऑफ नेचर को के अगेंस्ट लड़िए, अपनी कमियों के अगेंस्ट लड़िए, और आप जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इसी विचार के साथ मैं आपको गुड बाय बोलता हूं। देखते रहिए स्टडी आईक्यू।